आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आप लोग ऐसा करें कि जो कल हमने क्वेश्चंस किए थे और आगे मैंने कहा था कि आपने और क्वेश्चंस भी करने हैं, आप ज़रा चेक करें उनमें कौन से प्रॉब्लम्स है, ज़रा मुझे बताएं, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा देखें, चले मैं देखता हूँ पहले। अभी क्वेश्चंस आए हुए हैं मुझे कितने, 4 क्वेश्चंस हैं सर। 11.19 के बाद क्वेश्चन सही स्कैन नहीं है, ठीक है, ब्लर्ड बाकी क्वेश्चन। चले मैं आपको ना एक और कॉपी यहाँ पर ना आपको अपलोड करता हूँ यहाँ पर, आप वो ज़रा देख लें, ठीक है। मैं एक कॉपी और अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर।
अच्छा देखें, ये मैंने एक और कॉपी शेयर की है इसकी। ये मेरे ख्याल में क्लियर है। मैंने डाउनलोड कर लिया इसको। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, आपने 14.9 से कहा है, 14.956। यहाँ तो क्लियर है। 18 के बाद 9 भी, 10 भी। अच्छा, ये वाली कॉपी जो अभी मैंने अपलोड की है ना, ये वाली कॉपी जो है ये क्लियर है, ठीक है, इसमें ब्लर नहीं है। वो इसलिए ब्लर आ रही थी कि वो मैंने वहाँ से यहाँ से वन नोट से डाउनलोड की थी, इस वजह से वो कॉपी से कॉपी हो गई, इस वजह से आपको ब्लर आ रही है। अच्छा, इसमें देखें जो क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं उनमें से प्रॉब्लम्स मुझे बताएं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, वो हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। मुस्कान देख लें ये अब ठीक है। और अब ब्लर नहीं है, ये वाली कॉपी ठीक है जो मैंने अभी शेयर की है स्क्रीन पे, यही मैं शेयर कर दूंगा दोबारा। 14.8 नेट प्रॉफिट फिगर सही नहीं आ रहा। अच्छा, 14.8 में नेट प्रॉफिट फिगर सही नहीं आ रहा, उसमें एडजस्टमेंट में कोई मसला होगा। कैरिज आउटवर्ड भी है, हाँ जी। 14.8 चलें, वो मैं करवा देता हूँ। कल मेरे ख्याल में किया नहीं था हमने 14.8। ठीक हो गया। अच्छा चलें, अब देखें 14.8 में हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को, उसने क्या कहा 14.8 क्वेश्चन में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, लुक एट द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2006, and then you are required to prepare the balance sheet that is statement of financial position. अच्छा, इसमें देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो हम सॉल्व कर लेते हैं। आप, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप अपने सॉल्यूशन जो है ना उनको जरा कंपेयर कर लें, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट एंड देन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको हम करते हैं सॉल्व। उसने कहा मिशेल वुड इज a trader. The following balances were extracted from his books on 31st December 2006। और उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना परचेजेस दी हुई हैं, सेल्स दी हुई हैं। अब परचेजेस जो हैं इसके लिए पहले तो आप फॉर्मेट बनाए ना पूरा, कि आपके पास नेट सेल्स कहाँ आएंगी। नेट सेल्स हमारे पास यहाँ इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगी, लेस उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स। परचेजेस रिटर्न्स रिटर्न आउटवर्ड्स ही होती हैं, ठीक है, प्लस कैरेज इनवर्ड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ऐड उसमें आप करेंगे अदर इनकम्स। इसके लिए 2-3 लाइंस छोड़ देनी है आपने, उसके बाद आपने एक्सपेंसेस लिख लेने, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अब यहाँ देखें, इसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ड्रॉ कर लेनी है कि उसके नॉन करंट एसेट्स पहले लिखने हैं आपने, उसके लिए 3 लाइंस छोड़ के फिर करंट एसेट्स, इसके लिए 5-6 लाइंस छोड़ देनी है। फिर करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ के बाद आपने नॉन करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ शेयर लिखनी है,
उसके बाद आपके आ जाएंगे नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स के बाद आपके आ जाता है कैपिटल। कैपिटल में आपका ओपनिंग कैपिटल कितना होता है वो आएगा, प्लस इसमें आपका नेट प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस उसमें से ड्राइंग्स, और दिस वुड बी इक्वल टू योर क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें अब ये है, इसमें आप देखें कि उसने कहा है कि आपके पास ना बैलेंसेस दिए हैं, उसने सबसे पहले जो दिया है उसने कहा है कि आपके पास ना परचेजेज हैं और सेल्स हैं। तो परचेजेज जो होती हैं वो हमारे पास ना डेबिट में, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड पे होता है, आपने इसे साथ साथ टिक करते जाना है। परचेजेज हैं आपकी 39,700 की, ठीक है। उसके बाद सेल्स गिवन है 80,800 की, ये आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 80,800 की, ठीक है। ये आपकी सेल्स हैं, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करनी है। रिटर्न्स दी हुई है डेबिट साइड पे, इसका मतलब है सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न्स डेबिट होते हैं, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न्स हैं ये कितने की, 800 की, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद उसने सैलरीज एंड वेजेस दी हुई है, सैलरीज एंड वेजेस को भी टिक कर लें, ये आपका एक्सपेंस है, आप यहाँ पर लिख लें इसको। वेजेस कितने की हैं आपकी, 9800 की एक्सपेंसेस में। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट उसने कहा है कि आपके पास ना रेंट इंश्योरेंस है 4600 की, रेंट एंड इंश्योरेंस, आपका रेंट है एंड इंश्योरेंस है वो है 4600 की, वो आप यहाँ पर लिखेंगे 4600। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस आप यहाँ लिखेंगे, जनरल एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस में ही आएंगे 3800 के, वो भी आप रिपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद कमीशन, कमीशन देखें क्रेडिट में गिवन है, क्रेडिट में कमीशन का मतलब है कि यह आपकी इनकम है, आपने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की है, वहां से आपने कमीशन लिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी अदर इनकम है। अगर ये डेबिट होता ना बैलेंस कमीशन का, तो ये आपका एक्सपेंस था। तो कमीशन क्रेडिट बैलेंस है, कमीशन क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि आपके पास ना ये इनकम है, अदर इनकम, इसको आप यहाँ पर अदर इनकम में लिख लेंगे 600। उसके बाद देखें आपके पास उसने कहा लॉस ऑन डिस्पोजल, जो लॉस ऑन डिस्पोजल होता है ये भी आपका एक्सपेंस है, लॉस ऑन डिस्पोजल, इसको भी आप एक्सपेंसेस में लिख लेंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का है, 400 का, वो 400 भी आप यहाँ लिख लें उसके बाद उसने कहा फिक्सचर्स एंड फिटिंग, फिक्सचर्स एंड फिटिंग नॉन करंट एसेट है, उसको हम नॉन करंट एसेट्स में जाके लिखें। फिक्सचर्स एंड फिटिंग कितने के, 20,000 के। उसके बाद नेक्स्ट उसने दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2006 फॉर फिक्सचर्स। अब ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो पुरानी डेप्रिसिएशन, ओल्ड डेप्रिसिएशन, तो ये आप कॉस्ट में से माइनस करते हैं। तो कितनी है ये प्रोविजन गिवन है, 500, 5000 सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, मोटर व्हीकल गिवन है एट कॉस्ट, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट गिवन है, वो है 15,000 की। तो मोटर व्हीकल्स जो हैं ये भी आपके पास क्या है, एसेट्स हैं, ये भी आप एसेट में लिख लेंगे। इसमें कितने का एसेट है, 15,000 का, वो आप कॉस्ट लिख लें उसके बाद उसने कहा है कि मोटर व्हीकल के कॉस्ट के बाद उसने 15,000 की कॉस्ट है, और उसके बाद उसने कहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल ऑन 1 जनवरी 2006,
ये आपकी प्रोविजन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 6000 की। इस साल से पहले तक आप इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, उसको माइनस कर देंगे उसमें से, तो आपकी ये नेट बुक वैल्यू निकल आएगी एसेट की एट द स्टार्ट। अब यहाँ देखें, उसके बाद उसने कहा कैपिटल है 1 जनवरी 2006 को, कैपिटल का बैलेंस गिवन है 48,500। तो कैपिटल हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख लेते हैं 48,500। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसने क्या कहा है कि आपके पास मोटर व्हीकल, सॉरी कैपिटल के बाद उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स डेबिट साइड पे गिवन है कितनी है 22,500, ये इसमें से माइनस हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास आता है बैंक बैलेंस। अब देखें बैंक बैलेंस जो दिया हुआ उसने क्रेडिट दिया हुआ है। क्रेडिट बैंक बैलेंस का मतलब होता है कि आपके पास ये ओवरड्राफ्ट है। ये क्या है? ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपने बैंक से पैसे निकलवा लिए हैं ज़्यादा, जितनी लिमिट थी बिजनेस की उससे ज़्यादा, तो ये लाइबिलिटी होती है। ये लाइबिलिटी कौन सी होती है? करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको आप करंट लाइबिलिटी में लिख देंगे। बैंक ओडी कितने का है? 500 का, ये आप यहाँ लिख लें। उसके बाद उसने कहा है कि कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड 1600 है, ये आपका करंट एसेट है, कैश 1600 का आपके पास आ गया करंट एसेट्स में इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद उसने ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स दिए हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके हैं 14,600 के, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है कितने के हैं? 14,600 के, ये डेबिट बैलेंस होता है। और उसके बाद ट्रेड पेबल्स भी साथ ही उसने दे दिए, तो ट्रेड पेबल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी होती है ट्रेड पेबल्स। ये कितने हैं ट्रेड पेबल्स? 9700 के, ठीक हो गया। उसके बाद देखें उसने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपने इस पे स्टार लगा लेना है, हम इसको एडजस्टमेंट में करेंगे, इधर भी इसकी वैल्यू पे भी स्टार लगा देना ताकि आप बाद में आपको ढूंढनी ना पड़े, जब आपको जरूरत पड़े हम एडजस्टमेंट करेंगे। इन्वेंट्री दी हुई है उसने 1 जनवरी 2006 को, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास, ओपनिंग इन्वेंट्री है कितनी है? 18,900, ये आपके पास आ गए सारे। अब आप एडजस्टमेंट्स की तरफ जाएं। एडजस्टमेंट्स में देखें, एडजस्टमेंट्स हम करते हैं, नंबर 1 है एडजस्टमेंट, ये रेड में कर रहा हूँ। इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2006 क्लोजिंग है 822,600, तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,600 ये आपकी डिडक्ट हो जाएगी इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और आपके पास ये करंट एसेट में आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी अमाउंट है? आपके पास वो अमाउंट आ रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,600 की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा सेकेंड एडजस्टमेंट ये है इंश्योरेंस 600, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, हैज़ बीन पेड फॉर अ 12 मंथ्स, आपने इंश्योरेंस 12 मंथ्स की पे की है। अब वो 12 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं वो उसने बता दिया, वो 30 अप्रैल 2007 में हो रहे हैं। देखें आप जो अकाउंट्स बना रहे हैं ना वो 31 दिसंबर 2006 को बना रहे हैं, ठीक है। इस डेट से लेकर आपके अकाउंट जो हैं वो बन रहे हैं 31 दिसंबर 2006, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंथ्स बनते हैं? जनवरी 2007, फेब 2007, मार्च 2007 एंड अप्रैल कंप्लीट मंथ है, 4 मंथ्स बनते हैं ये आपके। ये 4 मंथ्स की आपने एडवांस पेमेंट की हुई है, ठीक है। तो जब आप इसकी पेमेंट निकालेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे तो आप यहाँ पर इसमें से निकालेंगे प्री पेमेंट। तो प्री पेड इंश्योरेंस के लिए मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ नीचे, फॉर एडजस्टमेंट नंबर 2 प्री पेड इंश्योरेंस। अब देखें जो इंश्योरेंस उसने पे किया ना टोटल, उसने कहा कि इंश्योरेंस जो है ना वो 600 के एक पेमेंट की है, ठीक है।
ये थी आपकी 12 मंथ्स के लिए, तो आप इसे डिवाइड कर देंगे 12 मंथ्स पे, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आ जाएगी पर मंथ इंश्योरेंस, मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ एडवांस हैं जो अगले नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहे हैं, 4 मंथ्स हैं, तो आप इसको 4 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे 4 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी इंश्योरेंस निकल आएगी प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो आपकी कितनी आ रही है, कैलकुलेट करें जरा, मुझे बताएं कितनी आ रही है। 600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, ये मेरे ख्याल में 200 आएगी, चेक कर लें। ठीक है, ये 200 आ रही है, तो 200 की आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, तो प्रीपेड जो इंश्योरेंस है उसके लिए अगर आप देखें, आपने ना अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करके आप इसके इफेक्ट्स देखना चाह रहे हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस होती है वो आपका एसेट होता है, तो डेबिट आप कर देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, हाफ 200, और क्रेडिट आप इंश्योरेंस अकाउंट कर देते हैं। इंश्योरेंस वैसे तो हमारा एक्सपेंस है, लेकिन चूंकि एक्सपेंस हमने लिख दिया और एक्सपेंस को हमने डिक्रीज करना है, बिकॉज दिस एक्सपेंस रिलेट्स टू द फॉलोइंग ईयर 200, तो आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं, और प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास एसेट है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट होगा। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होनी है कि ये जो 4600 है ना उसमें से आपने 200 यहाँ से माइनस कर लेना है रेंट एंड इंश्योरेंस का इनकम स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट आप फाइनेंशियल पोजीशन में आपने करंट एसेट्स के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देने, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 की ये यहाँ आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि हमारे पास ना थर्ड नंबर पे थर्ड एडजस्टमेंट, ठीक है, ये क्लियर है एडजस्टमेंट ये वाली प्रीपेमेंट्स की। ठीक है, अगर वो कहता है ना यहाँ इंश्योरेंस प्रीपेमेंट हुई है फॉर 15 मंथ्स, तो आप जब ये एडजस्टमेंट करते हैं ना यहाँ पर नीचे ये वर्किंग की है, तो आप डिवाइडेड बाय 15 मंथ्स करते हैं इसको। ठीक है, अगर वो कहते हैं ना इंश्योरेंस प्रीपेड फॉर 8 मंथ्स, तो वो 8 मंथ से आप डिवाइड करेंगे और आगे मंथ्स उसने दिए हैं कंप्लीट कब हो रहा है, तो उतने से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो निकाल लेंगे आप, आपने कैलकुलेशन कर लेनी है इसकी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है उसने कहा बैड डेट्स, उसने कहा कि बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब है कि अभी आपने इनको राइट ऑफ करना है $600 को, अभी आपने इनको राइट ऑफ नहीं किया। कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू 2007 इज टू बी 4% ऑफ द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल, वर्ड उसने यूज किया रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग का मतलब है कि जो आपने बैड डेट्स हैं माइनस कर लेने उसके बाद। अच्छा देखें, जो पहले इसका पार्ट है ना थर्ड एडजस्टमेंट का, कि बैड डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होनी है। बैड डेट्स होते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में से आप इन्हें माइनस कर देंगे 600 को, क्योंकि ये अब आपके बैड डेट कंफर्म हो गए, और आप इसको जाके स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस ट्रीट करेंगे बैड डेट्स। ठीक है, कितनी अमाउंट है बैड डेट्स की, 600 की। ठीक हो गया। दूसरी उसने कहा प्रोविजन से रिलेटेड, उसने कहा प्रोविजन जो है वो आपने 4% लेनी है रिमेनिंग की। अब हम प्रोविजन निकाल लेते हैं, प्रोविजन के लिए हम वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पर नीचे थर्ड, न्यू प्रोविजन निकालने पहले, न्यू प्रोविजन कितनी है। न्यू प्रोविजन आप कैसे निकालेंगे कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो ऊपर गिवन है, उनमें से बैड डेट्स आपने रिमेनिंग निकाल लेने हैं। ठीक है, बैड डेट्स निकाल देने हैं, 14,600 के आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इसमें से आपने क्या करना है माइनस कर देनी है जो आपको उसने बैड डेट्स बताए हैं एडजस्टमेंट में। अगर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में ना हो और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में हो वो माइनस नहीं होंगे, ये 600 माइनस कर देंगे,
जो रिमेनिंग बच गए आप वो रिमेनिंग है बैड डेट्स माइनस करने के बाद, उन पे आपने 4% रेट अप्लाई करना है। कितने परसेंट? 4%। तो आप 4% निकालें, कैलकुलेट करें इसका कितना आता है। 14,000 का 4%, क्योंकि 14,600 माइनस 600 रिमेनिंग विल बी 14,000। 14,000 का आप 6% कैलकुलेट करें कितना आता है। ये आपके पास प्रोविजन आएगी आपके 840 की, ठीक है। ये न्यू प्रोविजन आ गई है, ठीक है। अब ये न्यू प्रोविजन आ गई, अब इसको भी क्या करना है, जब न्यू प्रोविजन आप कैलकुलेट करते हैं, ये सीधा ऊपर जाके आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से माइनस कर लेनी है 840 फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स में से आप क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे। ये ट्रीटमेंट पहली है। फिर आप कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, ओल्ड प्रोविजन के साथ। ओल्ड प्रोविजन देखते हैं कितनी है। ओल्ड प्रोविजन को हम स्टार लगा के आए थे जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, तो ओल्ड प्रोविजन हमारे पास आ रही थी, उसमें स्टार लगाया हुआ था हमने, ये वाला वो है अमाउंट 500 की, ठीक है। तो 500 ओल्ड प्रोविजन थी, न्यू आपकी आ गई 840। इसका मतलब है 340 का क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। तो इंक्रीज इन प्रोविजन जो होता है वो क्या होता है, वो आपका एक्सपेंस होता है और इनकम स्टेटमेंट में ट्रीट होता है। तो इनकम स्टेटमेंट ये हम बना रहे हैं, तो इसमें जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपकी आ रही है 340, ये इंक्रीज आ गया, ये भी आपने लिख लिया। ये एडजस्टमेंट है थर्ड। उसके बाद आते हैं डेप्रिसिएशन वाले। कहता है फिक्सचर्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने एसेट को पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करना है, स्ट्रेट लाइन। अब उसमें आगे उसने कहा है कि ऑन 1 जुलाई सम फिक्सचर्स कॉस्टिंग 500 वाज सोल्ड। आपने कुछ फर्नीचर जो था वो 1 जुलाई को सेल कर दिया था ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितने मंथ उसको यूज किया है, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, उसके बाद आपने सेल कर दिया। कहता है however this disposal has been correctly recorded in the books of accounts। कहता है लेकिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस डिस्पोजल को सही करेक्ट रिकॉर्ड कर लिया, ठीक हो गया। करेक्ट रिकॉर्डिंग का मतलब यह है कि ऑलरेडी आपने सारा कुछ उसमें कर लिया, ट्रीटमेंट्स कर ली हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ क्यों दिया है, इसकी रीजन ये है कि आपने इस साल की इसकी प्रोविजन वो डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे उसमें काम आएगा। देखें ये एडजस्टमेंट है हमारे पास, एडजस्टमेंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स। मेथड है आपका स्ट्रेट लाइन, और डेप्रिसिएशन जो फिक्सचर्स हैं वो आपकी कितनी थी, 20,000 की टोटल थी, ठीक है। उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन था आपका 20,000 का, उसमें से आपने लेस डिस्पोज ऑफ जो कर दिया वो निकाल दें। वो आपने किया है $5,000 का डिस्पोज ऑफ किया है, इतनी कॉस्ट थी उसकी, और बाकी रह गया आपका 15,000। अब ये जो 15,000 है ये आपने फुल ईयर यूज किया है, ठीक है, फुल ईयर यूज्ड। अब इस पे डेप्रिसिएशन भी तो पूरे साल की होनी चाहिए। इस पे जो डेप्रिसिएशन लेंगे वो डेप्रिसिएशन आप कैसे कैसे चार्ज करेंगे, फिर इस पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और आप डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हैं वो कितने परसेंट है, उसका रेट है आपके पास 10%, ठीक है। 10% चार्ज करेंगे पूरे साल की, तो 1500 ये आ जाएगी पूरे साल की डेप्रिसिएशन, प्लस ये आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, प्लस आपने जो एसेट सेल किया है ना उसकी डेप्रिसिएशन भी आप निकाल लें। ये जो आपने एसेट सेल किया है इस पे भी 10% डेप्रिसिएशन ले लें, लेकिन ये जो 10% डेप्रिसिएशन है ये 6 मंथ्स के लिए,
क्योंकि आपने एसेट 6 मंथ्स यूज किया है, ठीक है। तो आपके पास 10% ऑफ 5000 वुड बिकम 500, और उसको आप मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, हाफ हो जाएगा, तो वो 250 आ जाएगा। तो टोटल आपके पास जो डेप्रिसिएशन निकलेगी ना इस साल की, वो निकलेगी 1750 की, ठीक है। इस साल की डेप्रिसिएशन कितने निकलेगी? 1750 की। ये सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आपने अब आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो अब आपको उसने जो एसेट सेल किया है ना उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, कब परचेज किया था आपने, ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे ना, पहला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आपका फिक्सचर्स का, वो आ रहा है 1750, ये फिक्सचर्स में से माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। और आप एक्सपेंसेस में जाके डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है वो लिखेंगे, वो आपका एक्सपेंस आएगा 1750, ठीक है। उसके बाद उसने सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट का है फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट में, उसने कहा मोटर व्हीकल्स टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 20% यूजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? नंबर 5 में डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स, उसके लिए होता है फॉर्मूला कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, ठीक हो गया। अब देखें कॉस्ट आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखी हुई है, मोटर व्हीकल की कॉस्ट 15,000 माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000 दी हुई है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 15,000 इज द कॉस्ट माइनस 6,000, रिमेनिंग बच गया 9,000। 9,000 पे उसने जो डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है वो आपके पास है कितना? 20%। तो 20% आप इसका कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो 9,000 का 20% कितना बनेगा? कैलकुलेट करें, 1800, ठीक है। 1800 की आपकी डेप्रिसिएशन होगी। अब इस डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ जाएगी? एक तो जो वैल्यू है यहाँ पर मोटर व्हीकल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उसमें से माइनस हो जाएगी, और दूसरे नंबर पर जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें जाके ऐड हो जाएगी 1800 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें जो एडजस्टमेंट है, उसने कहा है कि बैंक स्टेटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31 December, इट इंक्लूडेड एन एंट्री ऑफ 90 फॉर द बैंक चार्जेस, द आइटम हैज नॉट येट बीन एंटर्ड इन द वुड्स बुक्स। अब यहाँ देखें उसने कहा आप जैसे बैंक होता है ना, एट द एंड ऑफ द मंथ आप उससे बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं, फिर आप उस बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं अपने जो आपके पास कैश बुक पड़ी होती है। तो बैंक ने क्या किया, कुछ बैंक चार्जेस डिडक्ट किए आपके अकाउंट से, आपने अभी तक उनको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अब देखें आपके जो बैंक चार्जेस आपके बैंक डाल रहे हैं, तो उसका बैंक बैलेंस आपका कम हो जाना चाहिए। एक तो आपके एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरे नंबर पर वहां पर आपके बैंक चार्जेस आ गए। बैंक चार्जेस आपके क्या है? एक्सपेंसेस हैं। कितने के एक्सपेंसेस हैं? $90 के। तो $90 आप एक तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में लिख देंगे, और प्लस आप यहाँ पर अगर देखें ना जाके, करंट एसेट में बैंक बैलेंस है ही नहीं, कैश पड़ी हुई है, बैंक में पहले ही ओवरड्राफ्ट है, आपका बैंक पहले ही ओवरड्राफ्ट है, बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट करता है, तो बैंक क्या करेगा? अल्टीमेटली आपका जो ओवरड्राफ्ट है उसको इंक्रीज कर देगा। तो 500 प्लस 90 ये हो जाएगा। अच्छा, ये सारी थी एडजस्टमेंट्स जो आपने करनी है। इसको करें या इसको नेट करें, अभी देखें आपकी क्या गलती आ रही थी।
अनाबिया 14.8 आप देखें आपने कहाँ से गलती की, आपके एडजस्टमेंट में कोई गलती होगी, इसको चेक कर लें और मुझे बता दें कि वो ठीक करेक्ट होगी। अच्छा सिद्रा, आपने लिखा है कि 14.8 में कैरिज आउटवर्ड है, लेकिन मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। मैंने तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया, कैरिज आउटवर्ड किस जगह पे है। अच्छा देखें, ये भी समझ लें कि कैरिज आपने कहाँ ट्रीट करना है, कैरिज की क्या ट्रीटमेंट होगी। चले मैं बता देता हूँ आपको ना, ये वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है ये कैरिज, ठीक है। यहाँ मैं नीचे बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ना कैरिज आ जाता है तो कैरिज का मतलब होता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैरिज मीन्स योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आपके मटेरियल से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, ठीक है। कैरिज दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक कैरिज इनवर्ड होती है, कैरेज इनवर्ड्स होती है और कैरेज आउटवर्ड्स होती है। जो कैरेज इनवर्ड होती है ना, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ऑफ गुड्स परचेज्ड, ठीक है। और जो कैरेज आउटवर्ड होती है ना, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपने चीज़ें सेल की हैं उनकी कॉस्ट होती है, उस पे लगती है उसकी ट्रांसपोर्ट। मतलब आपने कस्टमर को चीज़ें सेल की, आपने कस्टमर को कहा कि ये हम आपको आपके घर पहुंचा देंगे, ठीक है। कस्टमर से उसके कोई चार्जेस नहीं लेते, ठीक है। तो वो आपकी है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही, लेकिन है किसके लिए, कैरेज आउटवर्ड या गुड्स सेल करने के लिए। तो आपके पास ये जो कैरेज इनवर्ड्स होती है ना, इस ये ऐड होती है, एडिड टू परचेजेस होती हैं इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड जो दूसरी होती है आपके पास कैरेज आउटवर्ड, वो आपके पास होती है, ये एक्सपेंस होता, सेलिंग एक्सपेंस होता है। ये क्या आपका सेलिंग एक्सपेंस। तो जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ ट्रीट होते हैं, आपके ट्रीटेड एज एक्सपेंस, एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ये आई होप सो कि अब ये क्लियर हो गया होगा, जहाँ जिस भी क्वेश्चन में आपका ये पॉइंट है कि कैरेज आउटवर्ड को आप सेलिंग एक्सपेंस के तौर पर लिखेंगे। अच्छा सिद्रा, आपने 540 नहीं, 840 नहीं बल्कि 560 आएगा। ये कहाँ किस चीज़ का 580 आपने बताया कि 560 आएगा।
देखें हमने यहाँ पर जो निकाला है, यहाँ पर जो कैलकुलेशंस की हुई हैं, कैलकुलेशंस में आप ज़रा चेक करें तो आपको, आप देखें आपको पता लगेगा कि उसमें हमारे पास ना जो कमीशन था, कमीशन सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो हमारी निकलती है, जो हम एसेट थे, हमारे ट्रेड रिसीवेबल थे 14,000 में से हमने 600 बैड डेट्स हो गया माइनस कर दिए, और आपके पास 14,000 ट्रेड रिसीवेबल बच गए। 14,000 का जो परसेंटेज गिवन है प्रोविजन की, वो उसने दी हुई है 4%। तो 14,000 के आप 4% देखें कितना आता है। हाँ, 14,000 का 4% 560 आता है। इसको चेंज कर लें, चलें चेंज कर लेते हैं इधर क्वेश्चन में। सॉरी, यहाँ पर ना मैंने कैलकुलेशन, हाँ ये, इसको चेंज कर लें यहाँ पर ना, ये 560 आएगा। ठीक हो गया, न्यू प्रोविजन 560 है, और यही न्यू प्रोविजन यहाँ पर ना आपकी यहाँ पर भी 560 माइनस हो जाएगी, और इंक्रीज इन प्रोविजन जो है वो कितना आ गया, फिर इंक्रीज इन प्रोविजन भी हमारा चेंज हो गया। इंक्रीज इन प्रोविजन हमारे पास ना 60 का आया, और यही 60 का इंक्रीज इन प्रोविजन हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंसेस में हमने ट्रीट किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो हमारे पास 60 का आ जाएगा। ठीक हो गया, चलें, थैंक यू, आपने करेक्शन करवा दी। और बाकी देख लें और कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, जिसको भी इस क्वेश्चन में आप चेक करें इसको। ओके सिद्रा, थैंक यू, आपने बता दिया थर्ड एडजस्टमेंट, समझा दिए एक बार फिर। अच्छा, थर्ड एडजस्टमेंट जो है ना बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, देख लें दोबारा। देखें, बैड डेट्स अगर आपको गिवन होते हैं ना एडजस्टमेंट में, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने अभी जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया उस टाइम आपने एडजस्टमेंट नहीं की। ठीक है, ये जो ऊपर ट्रायल बैलेंस बना हुआ है 14.8 में, इसमें आपने बैड डेट्स को शामिल नहीं किया, आपने कंसीडर ही नहीं किया। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गया, उसके बाद बैड डेट्स हो गए। तो जब बैड डेट्स होते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो बैड डेट्स जो होते हैं वो एक्सपेंस होते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पास जी ये 600 यहाँ रिपोर्ट हो गए, प्लस आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो भी कम हो गए, क्योंकि आपने क्या किया, ये फ्यूचर में आपको लोग पैसे नहीं देंगे, दे आर नॉट एनी मोर योर ट्रेड रिसीवेबल, तो आपने उनको राइट ऑफ कर दिया बुक में से, कि रिसीवेबल्स में से माइनस किया, और यहाँ पर आके आपने उनको यहाँ से निकाला रिसीवेबल में से, और यहाँ के आपने उनको एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। ठीक है, ये पहली ट्रीटमेंट होगी। दूसरे नंबर पर उसने कहा है प्रोविजन जो है बाकी की वो 4% लेनी है आपने। तो 4% प्रोविजन का मतलब ये है कि आप रिमेनिंग रिसीवेबल्स का मतलब है कि आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 14,600 के, उसमें से आपने 600 के बैड डेट्स माइनस कर देने। तो रिमेनिंग आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स रहते हैं वो हैं 14,000 के। वो कितने रहते हैं, 14,000 के। तो 14,000 पे 4% उसने का प्रोविजन लेनी है, वो हमारी बनती है 560। ये जो 560 है इसको भी आप इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ से। ये इसको जब हम माइनस करते हैं ना, तो हम एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो भी आप पढ़ लें, यहाँ पर ना मैं पढ़ा देता हूँ आपको कि ये क्यों माइनस करते हैं। ये हमारे पास होता है अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप क्या करें, कोई फ्यूचर लॉसेस हैं ना आपके, उनको एंटिसिपेट करें और उनको अकाउंट फॉर करें। ठीक है, क्या करें, एंटिसिपेट
फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस एंड अकाउंट फॉर देम। तो आपके देखें, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 14,000 के बाकी, उसमें से 4% आपने एक आपका हिस्टोरिक कोई डाटा था पड़ा हुआ, आप उसके मुताबिक 4% लोग पेमेंट नहीं करते नॉर्मली, ये हैबिट है लोगों की। तो आपने वो 4% अप्लाई किया, तो 4% जब आपने अप्लाई किया तो वो आपका बना 560। तो ये आप क्या कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि आपने फ्यूचर के लॉसेस को प्रिडिक्ट किया, एंटिसिपेट किया और उनको अकाउंट फॉर किया, आपने यहाँ से माइनस कर दिया। और यहाँ पर आपके पास जो न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन में चेंज आया है 60 का, ये आपने क्या किया, इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, चलें, क्लियर है यहाँ तक? मुस्कान, जो हमारे पास कैरेज इनवर्ड होता है ना, कैरेज इनवर्ड, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाता है। क्योंकि देखें, आप देखें फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर लाहौर में आपका बिजनेस है, आपने गुड्स कराची से इंपोर्ट की, कराची से मंगवाई लाहौर, तो वहां से यहाँ तक जो ट्रक होंगे जिस पे आप मंगवा रहे हैं, जो कंटेनर है, उसको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देंगे। जब आपके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख का मटेरियल है और 1 लाख आपका ऊपर लग जाता है ट्रांसपोर्ट का, तो वो मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। दैट्स व्हाई कैरेज इनवर्ड इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, इन परचेजेज, तो वहां पर ऐड हो जाता है। लेकिन जो कैरेज आउटवर्ड है, आप लाहौर में मटेरियल आ गया, आपका कस्टमर आया, उसने आपसे ले लिया, परचेज कर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको वहां पर कस्टमर को भेजने के लिए आपने 1,000 रुपया 2,000 रुपया पे किया, तो वो सेल के लिए एक्सपेंस हो रहा है। दैट्स व्हाई दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट वुड बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस में जाएगा, और कैरेज इनवर्ड जो होता है वो आपके पास उसमें जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होगा। ठीक हो गया, ओके अनाबिया। वो जब डिस्पोजल आपको उसने बता दिया ना कि हमने डिस्पोज किया है, तो आप जो एसेट डिस्पोज आप हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे जितने टाइम के लिए आपने रखा है। अगर वो आपको कहता है ना फुल ईयर आपने पॉलिसी है डेप्रिसिएशन की, तो फिर आपने इसको चार्ज नहीं करना था 5,000 पे, फिर 15,000 पे जस्ट डेप्रिसिएशन निकलनी थी। जो एसेट आपके पास साल के एंड पे नहीं है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होती। लेकिन अगर उसने पॉलिसी नहीं बताई और उसने ये डेट बता दी है कि हमने एसेट कब सेल कर दिया ड्यूरिंग द ईयर और कब या कब परचेज किया है, तो आपने जो सेल परचेज किया होता है सिर्फ उतने मंथ की उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जितने मंथ आपने उसे यूज किया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की परसेंटेज गलत है। परसेंटेज कैसे अनाबिया गलत होगी, परसेंटेज तो गिवन है क्वेश्चन में, वो 4% है। वो देखें थर्ड एडजस्टमेंट में उसमें दिया हुआ उसने कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू 2007। जो आपका कैरीड डाउन बैलेंस निकलेगा ना, क्लोजिंग बैलेंस इस साल 2006 में, वही आगे फॉरवर्ड होगा। और उसने कहा कि 4% ऑफ द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो वो 4% ऑफ रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल होगा। आपने परसेंटेज जो क्वेश्चन में गिवन है वही यूज करनी है, अपनी तरफ से कोई परसेंटेज आपने नहीं बनानी, उस क्वेश्चन को करेक्ट करने की ट्राई नहीं करनी आपने। पेपर में भी ये याद रखना है कि क्वेश्चन को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है आपने। सीधरा थर्ड थर्ड एडजस्टमेंट मैंने दोबारा करवा दी है। आप बताएं, आपके ये क्लियर है? और जो लास्ट एडजस्टमेंट है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में जो सिक्स्थ एडजस्टमेंट है वो देखें, पढ़ें उसे एक दफ़ा।
उसने कहा आपने बैंक स्टेटमेंट रिसीव की है, बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड। बैंक स्टेटमेंट रिसीव होने का मतलब है कि बैंक आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ के 31 दिसंबर को बिजनेस को उसने ना एक बैंक स्टेटमेंट भेजी। नॉर्मली ये होता है कि बिजनेस वाले ना बैंक को कहते हैं कि हमारी जो बैंक स्टेटमेंट भेज दें, जिससे उनको पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं बिजनेस की, बैंक में कितने डिपॉजिट हुए हैं, कितने विड्रॉ हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, उसमें उसने ये बताया है कि आपने इंक्लूडेड एन एंट्री ऑफ $90 बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस जो होते हैं ना, बेसिकली ये एक्सपेंस होता है। तो आप इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बैंक चार्जेस क्या होने चाहिए, डेबिट होने चाहिए। ये आपका एक्सपेंस है। और उसने कहा एज नॉट येट बीन एंटर्ड इन द वुड्स बुक्स। अब होता ही है कि वो बैंक में से डिडक्ट हो जाते हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन बैंक पहले ही ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका और बढ़ जाएगा, लायबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। एक तरफ वो एक्सपेंसेस में ट्रीट होंगे बैंक चार्जेस यहाँ जो ट्रीट किए, और दूसरे नंबर पर वो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट में 90 ऐड हो जाएंगी। अगर आपके पास बैंक बैलेंस होता, मतलब डेबिट बैलेंस होता, आपके बैंक में पैसे होते, तो ये जो $90 हैं ये बैंक, क्योंकि फिर बैंक बैलेंस आपका आ रहा होता है यहाँ पर जो ये वाला है अपना करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में वो फिर $90 माइनस हो जाते हैं, फिर आपका एसेट कम हो जाता है, बैंक बैलेंस कम हो जाता है। लेकिन पहले ही अगर लायबिलिटी है तो वो और इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ये क्लियर है। जो लास्ट 6th वाली करवाई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें देखें कोई प्रॉब्लम है आपके पास 14.9 में, वो बताएं मुझे। 14.9 ये कर लिया आप लोगों ने? इसमें देखें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी फिगर में? जो 14.9 है ना, इसमें दिए हुए हैं कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स, दोनों दिए हुए हैं ये वाले। देखें, जो कैरेज इनवर्ड है ये तो आप ऐड करेंगे टू परचेजेज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो आपके पास कैरेज आउटवर्ड है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंस है, और सेलिंग एक्सपेंसेस हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही लिखते हैं। उसमें उसके बाद बताएं और कौन सा इसमें कोई चीज है पूछने वाली? क्वेश्चन नंबर 9 किस किस ने किया है? 14.9 इसमें आप लोगों ने अगर क्वेश्चन कर लिया तो मुझे बताएं, ये जो हमारे पास ये सेकंड एडजस्टमेंट है इसकी क्या ट्रीटमेंट की है आप लोगों ने, ये बताएं जरा मुझे। हाँ जी बताएं, ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर बिल ली हैड विड्रॉन को गुड्स कॉस्टिंग 1000 फॉर हिज पर्सनल यूज। उसने क्या किया है, गुड्स 1000 की उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली हैं। दिस हैड नॉट येट बीन रिकॉर्डेड, और आपने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, क्या एडजस्टमेंट करेंगे, बताएं आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया 14.9। ठीक हो गया। आपने कहा मुस्कान की कैपिटल से डिडक्ट होगी, ये तो एक चीज होगी कि ड्राइंग्स अगर गिवन है तो उसमें जाके आप उसमें ऐड करके इसे माइनस कर टोटल ऐड कर लेंगे, ड्राइंग इंक्रीज हो जाएंगी। ड्राइंग्स अकाउंट में अब्बास रजा के ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होगा और परचेज क्रेडिट होगी। ओके,
वेरी गुड। एडजस्टमेंट क्या करेंगे यहाँ पर ना, मुझे बताएं किस चीज में से क्या चीज माइनस करेंगे और कहाँ ऐड करेंगे। ओके, मुस्कान ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगी और नाइला रजा ड्राइंग्स में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, ये तो एक ट्रीटमेंट हुई ना। अब मैंने आपको बताया था कि जब एडजस्टमेंट होती है ना, तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक एंट्री नहीं हुई, आप उसके डुअल इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट्स होंगे। एक तो आपने इफेक्ट बता दिया कि ये ड्राइंग्स में ऐड हो जाएंगे 1000, और दूसरे नंबर पर दूसरा बता दें कि दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ होगी। अब्बास रजा कहते हैं कि परचेज में से भी डिडक्ट होगी। वेरी गुड, वेरी गुड अब्बास। बाकी लोगों के लिए वेरी गुड, आप लोगों ने ऐसे ही बताया। आप देखें, ये जो एडजस्टमेंट है ना, जो एडजस्टमेंट हम ये कर रहे हैं, उसमें हमने क्या करना है, जब हमारे पास ये एडजस्टमेंट इस तरह की आती है तो उसमें ये होता है कि आप ये लिखते हैं कि आपके पास जो एंट्री होती है ना, वो होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और गुड्स परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो परचेजेस में से डिडक्ट हो जाएगी और ड्राइंग्स में जाके ऐड हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं, ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है ओइंग टू बिजनेस वाली, इसका क्या करेंगे। तो उसने कहा रेंट रिसीवेबल इज योर इनकम, ठीक है। ये क्या आपके पास, ये आपकी इनकम है। तो रेंट रिसीवेबल जो आपके पास आ रहा है उसका क्या करेंगे आप, उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ये थर्ड वाला, इसकी ट्रीटमेंट बताएं। रेंट रिसीवेबल योर इनकम was owing to the business at 30th September 2005। बताएं जी, इसकी एडजस्टमेंट क्या करेंगे आप। ठीक है, ये अदर इनकम है। अदर इनकम तो आप ऊपर भी ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है ना मुस्कान, तो वो अदर अदर इनकम तो उधर भी है, ऊपर भी। यहाँ पर क्या, इसकी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ से कहाँ पर ऐड करेंगे और कहाँ से डिडक्ट करेंगे इसको। हाँ जी, अब्बास आप बताएं। मुस्कान आपने कहा कि करंट लाइबिलिटीज में ऐड होगी। सिद्रा अदर इनकम में से ऐड करेंगे, ठीक है, अदर इनकम में ऐड हो गई। अब्बास रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा और रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें, अब मैं आपको एडजस्टमेंट, ओके वेरी गुड। अब देखिए, मैं आपको एडजस्टमेंट इसकी बताता हूँ कि आपने कहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करनी है। देखें, रेंट आपका रिसीवेबल इनकम है, रेंट रिसीवेबल इज योर इनकम। ओइंग का मतलब है स्टिल अभी आपने अमाउंट रिसीव नहीं की, ठीक है। एक तो आपके पास ये जो अदर इनकम ऊपर, सॉरी, ये आ रही अदर इनकम में आपने रेंट रिसीवेबल लिखा हुआ है, ये जो क्रेडिट लिखा हुआ है ये इनकम है आपकी, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। आप किस में करेंगे, ऐड टू रेंट रिसीवेबल, बिकॉज दिस इज इनकम ऑफ दिस ईयर, ठीक है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द फॉलोइंग ईयर। और ऊपर से आपने फॉर एग्जांपल देखें, आपने किसी को रेंट पे अपने मकान दिया हुआ है, अपनी को बिल्डिंग दी हुई है, और वो आपको रेंट देता नहीं है, एक मंथ गुजार लेता है, 2 मंथ गुजार लेता है, वो देता नहीं है, तो वो आपकी लाइबिलिटी तो ना हुई, वो तो आपका एसेट हुआ कि आपने किसी से पैसे लेने हैं।
और दूसरे नंबर पर आप इसे करेंगे, ये आपके पास ना ऐड हो जाएगा करंट एसेट्स में, ठीक है। कहाँ पर ऐड हो जाएगा? करंट एसेट्स में। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद यहाँ तक क्लियर है? देखें, अदर इनकम में ये ऐड हो जाएगी, जो आपके रेंट रिसीवेबल है और करंट एसेट के तौर पर ट्रीट होगी, करंट लाइबिलिटी नहीं होगी मुस्कान, ये करंट एसेट होगा। ओके सिद्रा, अदर इनकम में ऐड करेंगे इसे और करंट लाइबिलिटी में ट्रीट करेंगे। सिद्रा, करंट लाइबिलिटी नहीं होगी, ये आपके करंट एसेट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने पैसे लेने हैं, देने नहीं है। एक ट्रीटमेंट आपकी सही है, दूसरी आपने गलत बताई है। अब्बास, आपकी ट्रीटमेंट ठीक है, वेरी गुड। हाँ अनाबिया, आपकी एक ट्रीटमेंट तो ठीक है, आपने कहा है कि अदर इनकम में ऐड हो जाएगी, लेकिन करंट एसेट्स में से डिडक्ट करेंगे। नहीं, करंट एसेट्स में से डिडक्ट नहीं करते इसको ना, ठीक है, ये एसेट है आपका, ये करंट एसेट्स में जाके ऐड हो जाएंगी ये, ठीक है। एंट्रीज की जो पास होगी वो ये होगा कि आपका रेंट रिसीवेबल इनकम है, ठीक है, वो क्रेडिट हो जाएगा और आपका जो अक्रूड रेंट है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, और आपके पास जो क्रेडिट में होगा वो रेंटल इनकम क्रेडिट हो जाएगी, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, आगे देखें, जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इसको ज़रा रीड करें और बताएं इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। एडजस्टमेंट नंबर 4 की उसने कहा द बैलेंस शोन इन फॉर द वेजेस एंड सैलरीज कवर्स 11 मंथ। अब उसने कहा जो सैलरीज एंड वेजेस का बैलेंस है ना वो 11 मंथ को कवर कर रहे हैं। आगे उसने लिखा टू 31 अगस्त 2005, ठीक हो गया, 31 अगस्त 2005 तक उसे कवर कर रहे हैं। तो आप जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो किस डेट के बना रहे हैं? वो आप 30 सितंबर 2005 तक बना रहे हैं, और जो आपने पेमेंट है 11 मंथ्स वो 31 अगस्त 2005 तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसका मतलब है सितंबर की वेजेस का कुछ होगा, वो भी पे नहीं हुए होंगे या कुछ होगा। उसने कहा वेजेस एंड सैलरीज फॉर सितंबर आर ड्यू एंड अनपेड, ठीक है, सितंबर की वेजेस अभी क्या है? ड्यू एंड अनपेड है। दे देयर हैव बीन नो सैलरी इंक्रीज ओवर द प्रीवियस 12 मंथ्स, ठीक है, एंड एन इक्वल अमाउंट इज पेड ईच मंथ। कहता है पिछले 12 महीने से ना कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा, इंक्रीमेंट नहीं लगा तो इसका मतलब है कि सैलरी क्या होगी? इक्वल होगी। तो सैलरीज एंड वेजेस का जो बैलेंस हमारे पास शो हो रहा है ना वो हो रहा है 38,500। कितना शो हो रहा है? 38,500। अब ये 11 मंथ्स का है, तो आप अगर इसको डिवाइड करते हैं ना 38,500 डिवाइडेड बाय 11 मंथ्स, तो आपके पास पर मंथ सैलरीज एंड वेजेस आ जाएंगी, ठीक है। कितना है? 38,500। 38,500 डिवाइडेड बाय, आप इसे क्या करेंगे? 11। आपके पास ये कितना आ गया? 3500। ये पर मंथ आपका है, आपका जो वेजेस हैं, सैलरीज एंड वेजेस हैं। इसका मतलब है कि 3500 जो है ना ये आपके लिए सितंबर के लिए ड्यू है, ड्यू फॉर सितंबर। अब आप मुझे बताएं कि इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसके 3500 का? एडजस्टमेंट बताएं इसकी। आपकी सैलरीज एंड वेजेस क्या है? वो ड्यू हैं। हाँ जी, बताएं ज़रा ट्रीटमेंट। अच्छा जी,
करंट लाइबिलिटीज में मुस्कान ने कहा है कि 3500 ऐड हो जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेजेस में इसको ऐड करेंगे आप, ठीक हो गया, वेरी गुड। अब बात सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अक्रूड सैलरी जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड के सैलरीज में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंस उधर जाके लाइबिलिटी में ट्रीट हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वेरी गुड। बस सिद्रा एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे इसे, एक्सपेंसेस में सैलरी में ऐड करना है आपने इसे, कहाँ पर ऐड करना है, जो रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड होगा, एक्सपेंसेस में सैलरी में ऐड करेंगे। और दूसरे नंबर पर 3500 क्या हो जाएगा, अब आपके पास 38,500 है, उसमें आपने 3,500 ऐड कर देना है, सैलरी आपकी पूरे साल की निकल आएगी। प्लस जो 3,500 है स्टिल ड्यू, उसको आप करंट लाइबिलिटी में ट्रीट कर लेंगे। अनाबिया, वेजेस एंड सैलरीज आर एक्सपेंसेस आउट, ठीक है, एंड ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी, ठीक हो गया। आपने बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट करना है, वेजेस सैलरीज में ऐड हो जाना है। अनाबिया, वेरी गुड, ओके। इसका मतलब है ये वाली ट्रीटमेंट क्लियर है सबकी। चलें अगली एडजस्टमेंट पे मूव करते हैं। उसमें नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आपके पास ना नेक्स्ट कहता है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन मोटर व्हीकल्स यूजिंग द डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 50% पर एनम, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसको 50% डेप्रिशिएट करना है। तो आपकी डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, आपके मोटर व्हीकल्स गिवन है, अगर मोटर व्हीकल्स क्वेश्चन में देखें तो मोटर व्हीकल्स हैं आपके पास 40,000 की, और आपके पास उसकी प्रोविजन है आपकी 16,000 की। तो आप क्या करेंगे, 40,000 में से 16,000 माइनस कर लेंगे और रिमेनिंग पे आप 50% का रेट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ और द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स, उसमें से इसको माइनस कर लेंगे न्यू डेप्रिसिएशन को, और इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट जो लास्ट है, उसमें उसने क्या कहा, कहता है बिल ली टुक नॉन करंट लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम हिज ब्रदर। आप देखें उसने नॉन करंट लोन लिया 20,000 का, ये इसका मतलब है आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं। उसने कहा फ्रॉम हिज ब्रदर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कितने रेट, इंटरेस्ट रेट 5%, फॉर बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2004। किस डेट को लिया था, 1 अक्टूबर 2004। आप जो अकाउंट प्रीपेयर कर रहे हैं वो इस डेट को प्रीपेयर कर रहे हैं, 30 सितंबर 2005 को। कहता है दिस वाज इंक्लूडेड इन एरर इन इक्विटी। उसने कहा है कि आपने क्या किया, इसे इक्विटी में शामिल कर दिया, एंड द इंटरेस्ट हैज नॉट येट बीन एंटर्ड इन द बुक। अच्छा देखें, आपके पास लोन लिया आपने, नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो करना था, आपने जाके कैपिटल में ऐड कर दिया उसे। तो आप पहले तो ये जो एरर है ना, इसको करेक्ट करेंगे, आप डिडक्ट करेंगे इसे, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से इसे डिडक्ट करें एंड ऐड टू नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में जाके उसे क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक हो गया। ये आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। जब आपकी ये एडजस्टमेंट हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उस पर इंटरेस्ट जो है वो आपका अभी ड्यू है। इंटरेस्ट आपका कितना है, 20,000 का लोन है, 20,000 के लोन पे आपका इंटरेस्ट 5% पर एनम है, वो निकालेंगे। और फिर आप टाइम प्रोपोर्शन कर लेंगे कि आपने साल में लोन कितने टाइम यूज किया। देखें 1 अक्टूबर 2004 को लिया था और 30 सितंबर 2005 को हम अकाउंट्स बना रहे हैं, इसका मतलब है कंप्लीट ईयर के लिए आपने इस पे इंटरेस्ट देना है, बिकॉज यू यूटिलाइज लोन फॉर कंप्लीट ईयर। तो आपके पास 20,000 का 5% जो आएगा वो 1,000 आएगा। ये 1,000 जो होगा इसके लिए क्या करेंगे आप,
ठीक है, आपके पास जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें आप फाइनेंस कॉस्ट में इसे ट्रीट करेंगे। एक तो ये आ जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, अक्रूड एक्सपेंस है, और दूसरे नंबर पर आपके पास करंट लाइबिलिटीज में ट्रीट होगा इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक देखें, कोई और क्वेश्चन आपको जो ट्रीटमेंट समझ ना आई हो वो देखें। ठीक है, इंटरेस्ट भी आपका ड्यू है, और आपके पास उसने कहा है कि आपका जो लोन है वो आपने एज अ कैपिटल ट्रीट कर लिया, तो आप उसको भी करेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। अब देखें आगे, नेक्स्ट चलें। हमारे पास ना जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, 14.10, इसमें देखें 14.10 में उसने कहा है कि आपके पास ना, इसमें देखें कोई चीज़ पूछने वाली हो, इसमें नॉर्मली वही है, पहले ट्रेड रिसीवेबल्स और पेएबल्स गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट बैलेंस है और ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज लायबिलिटीज। परचेजेस एंड सेल्स गिवन है, परचेजेस डेबिट बैलेंस है और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद कैश एट बैंक उसने डेबिट बैलेंस दिया हुआ, इसका मतलब है आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा देखें, उसने कैरेज ऑन परचेजेस दिया हुआ है, दिस इज कैरेज ऑन, कैरेज इनवर्ड्स, तो आप इसे उसमें ऐड कर देंगे जाके। इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, रेंट एंड रेट्स वो आपको उसने दे दिए हैं। कैरेज ऑन परचेजेस के बाद रिटर्न आउटवर्ड्स हैं, फिर रेंट एंड रेट्स हैं, वेजेस एंड सैलरीज हैं, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के लिए देखें, उसने कहा है कि इंश्योरेंस कवर्स पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2003 टू 31 दिसंबर 2004। आप जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो किस डेट को बना रहे हैं? आप 30 जून 2004 को बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। किस डेट को बना रहे हैं? 30 जून 2004। और उसने कहा है कि आपके पास जो ये पीरियड है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से 1 जुलाई से यहाँ तक आपने इंश्योरेंस पे की टोटल। ठीक है, अब आप देखें कि आपकी इस ईयर से रिलेटेड कितनी इंश्योरेंस है, आपने वो देखनी है, वो यहाँ ट्वीट करनी है। ठीक है, ना इससे पिछले साल की, ना इससे अगले साल की। ठीक है, अब देखें आपका काउंटिंग पीरियड जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 30 जून 2006 को। आप देखें ये स्टार्ट कब हुआ होगा आपका ये पीरियड? ये होगा 1 जुलाई 2003। इसका मतलब है ये इसकी भी डेट देखें जो इंश्योरेंस पे की है, जब आपने लास्ट ईयर स्टार्ट किया तो उस टाइम आपने इंश्योरेंस पे की, और आपने 31 दिसंबर 2004 तक के लिए पे की। इसका मतलब है ये 18 मंथ्स बनते हैं। कितने मंथ्स के लिए पे किया है आपने? 18 मंथ्स की इंश्योरेंस पे की है। ठीक है, अब देख लें आपका जो ईयर एंड हो रहा है 30 जून को हो रहा है, जबकि आपके जून के बाद ना, ये वाले 30 जून को आपका 2004, इस डेट को आपके अकाउंट्स बन रहे हैं। यहाँ से लेकर ये जो 31 दिसंबर तक की डेट है, इसमें कितने मंथ्स आते हैं? ठीक है, 30 जून के बाद जुलाई आता है, और उसके बाद अगस्त आता है, फिर सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है, फिर नवंबर आता है, फिर दिसंबर आता है। जो 6 मंथ्स हैं ये आपके पास आ जाते हैं, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स की आपकी प्री पेमेंट निकल आएगी। ठीक हो गया। अब प्री पेमेंट आपने कैसे निकालनी है कि आपकी इंश्योरेंस का एक्सपेंस देखें, इंश्योरेंस का एक्सपेंस टोटल है 3600। 3600 टोटल इंश्योरेंस है, और उसको आपने 18 मंथ्स में डिवाइड कर देना है, पर मंथ निकल आएगी, मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, तो आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस निकल आएगी।
ठीक है। देखिए कितना आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। 3600 डिवाइडेड बाय आप उसको करेंगे 18 मंथ्स और मल्टीप्लाई बाय आप उसे 6 मंथ्स कर देंगे, तो 1200 आपके पास ये निकल आएगी। ठीक है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी ये बताएं। कैलकुलेशन तो मैंने आपको करके बता दी कि कैलकुलेशन कैसे होनी है, ट्रीटमेंट बताएं, जल्दी बताएं। What will be the treatment of prepaid insurance? करंट एसेट्स में ऐड होगी अब्बास, ओके गुड। मुस्कान करंट एसेट में ऐड होगी, ओके वेरी गुड। आगे दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी? और एक्सपेंसेस में से डिडक्ट हो जाएगी, ओके वेरी गुड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुस्कान गुड। और सिद्रा आपने क्या कहा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे, ओके गुड। और सेकंड ट्रीटमेंट होगी कि हम इसे एज एन एसेट ट्रीट करेंगे, करंट एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इंश्योरेंस एक्सपेंस में से डिडक्ट होगी अब्बास, ओके वेरी गुड। ओके, अब देखें यहाँ पर ना हमारे पास ना इसकी ट्रीटमेंट, प्री पेमेंट्स की ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट आपको क्लियर है कि हमने कैसे ट्रीटमेंट करनी है। अब देखें इसके बाद जो चीज़ें हैं ना वो है नॉर्मल है। आपका बैंक लोन है 8%। अब देखें ये जो बैंक लोन पे 8% दिया हुआ है, इसका मतलब है आपने लोन पे इतना इंटरेस्ट देना है। आपका लोन है 10,000 का और उस पे आपका इंटरेस्ट बनता है 8%, ठीक है। और उसने यहाँ लोन इंटरेस्ट दे दिया नीचे आपका कितना, 600। अब यहाँ देखें आपका जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस वो कितना बनेगा? जो आपने लोन लिया वो आपका 10,000 और उसका 8% अगर आप कैलकुलेट करें तो वो बनता है 800। अब ये जो इंटरेस्ट गिवन है नीचे, लोन इंटरेस्ट, वो है इंटरेस्ट पेड, दैट इज इंटरेस्ट पेड। तो आप इसमें से इंटरेस्ट पेड माइनस कर देंगे 600, रिमेनिंग बच जाएगा आपका 200। ये 200 जो है इंटरेस्ट अक्रूड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अक्रूड, कि अभी पे नहीं किया। इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? ये बताएं इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी इंटरेस्ट अक्रूड की, जो अभी मैंने कैलकुलेशंस करवाई हैं। निदा आपने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव में से लेस और करंट एसेट्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपने लास्ट एडजस्टमेंट बताई, ओके गुड। बस इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा और अक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, ठीक है वेरी गुड। यानी कि आपका इंटरेस्ट में जो आपका 600 गिवन है इंटरेस्ट का एक्सपेंस लोन इंटरेस्ट, उसमें ये 200 ऐड हो जाएगा और 200 करंट लाइबिलिटीज में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। मुस्कान आपने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से लेस करना है, लेस नहीं करना, ये अक्रूड है। अक्रूड एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपने अभी पेमेंट नहीं की तो वो इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट है उसमें जाके ऐड होगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ करंट लायबिलिटी शो होगा, क्योंकि आपने बैंक से जो लोन लिया उस पे इंटरेस्ट पे नहीं किया। लेकिन ये एक्सपेंसेस में से डिडक्ट नहीं होगा बल्कि इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा वहां पर। ओके क्लियर है? अच्छा ये ट्रीटमेंट होगी। उसके बाद आए एडजस्टमेंट में। पहली एडजस्टमेंट जो है ना वो उसने नॉर्मल बता दी है क्लोजिंग स्टॉक की, वो एडजस्टमेंट हमने बार बार की है, वो नॉर्मल है। उसके बाद उसने कहा कि 1/6 ऑफ द मोटर एक्सपेंसेस रिलेट टू द रनिंग ऑफ द मोटर व्हीकल प्राइवेटली ओन्ड बाय एलन ग्रेज वाइफ, नो एडजस्टमेंट हैज येट बीन मेड। अब देखें इस एडजस्टमेंट का आपने क्या करना है, इसमें देखें ये जो उसने एडजस्टमेंट दी हुई है ना कि सेकंड एडजस्टमेंट, उसने कहा 1/6, ठीक है, ऑफ द मोटर एक्सपेंसेस relate to the running expenses of motor vehicle privately owned।
इसका मतलब प्राइवेटली ओन्ड जो भी व्हीकल होगी, फॉर एग्जांपल जो उसकी वाइफ है उसके पास ना अपनी गाड़ी थी, वो आके बिजनेस के जो पैसे थे बिजनेस के अकाउंट में से उसमें से जाके ना फ्यूल डलवा लेती थी अपनी गाड़ी में, ठीक है। तो वो बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं हुआ, वो तो उसका प्राइवेट है। अब यहाँ देखें इसका करना क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। उसकी वाइफ है या वो है, वो एक ही चीज है, ड्राइंग्स में आएंगी, उसकी एडजस्टमेंट अभी तक नहीं की आपने। अब पहले नंबर तो यहाँ पर देखें ना आपके एक्सपेंसेस कितने, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस जो ऊपर गिवन है ना वो दिए हुए हैं आपके पास, वो है आपके पास 10,000 और आई थिंक सो 10,000 3600, बल्कि ये 10,000 नहीं है 3600 है, ठीक है। वो आपके एक्सपेंसेस हैं 3600 के। जो 3600 के एक्सपेंसेस है ना, इनकी एडजस्टमेंट आपने करनी है। ये एडजस्टमेंट कैसे हो जाएगी, देखें आपके पास ना 3600 टोटल एक्सपेंस है, उसने कहा 1/6 जो है ना वो प्राइवेट यूज के लिए, ठीक है। तो वो कितना बन जाता है 300। अब ये जो 300 है ना, अब इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये मुझे बताएं पहले। 1/6 जो उसने कहा, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट बताएं, जल्दी करें। मुस्कान आपने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे और ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे, ओके वेरी गुड। अब्बास, ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होगा मतलब ऐड हो जाएगा, और व्हीकल एक्सपेंसेस में क्रेडिट मतलब माइनस हो जाएगा, ओके वेरी गुड। अच्छा नाइला देख लेते हैं कैलकुलेशन में, हो सकता है मेरी हाँ मिस्टेक है, ये है आपकी कितना बनता है, हाँ 600 बनेगा, 600 सॉरी, ये 600 आप क्या करेंगे, डिडक्ट दिस फ्रॉम मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस। आप 3600 में से 600 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग आपके 3000 के एक्सपेंसेस रह जाएंगे बिजनेस के, और 600 जाके आप ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे, ओके वेरी गुड। उसके बाद उसने कहा थर्ड एडजस्टमेंट देखें, उसने कहा 200 ऑफ द बैंक चार्जेस हैड नॉट येट बीन रिकॉर्डेड। बैंक चार्जेस जो हैं अब फिर आ गए हैं, ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए। तो बैंक चार्जेस आगे में मैंने समझाए थे कि हम एक तो इसको एक्सपेंस में ट्रीट करेंगे, दूसरे नंबर पर अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ना बैंक बैलेंस मौजूद है क्वेश्चन में, कैश एट बैंक 8400, इसमें से माइनस हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन था उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट था, पहले ही ओवरड्राफ्ट था, जब बैंक आपसे और चार्जेस लेगा तो आपका लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें ऑलरेडी यू हैव मनी इन योर बैंक अकाउंट, तो आपका इसमें से ये डिडक्ट हो जाएगा, 8400 में से आप इसको डिडक्ट कर देंगे 200 को, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट में यहाँ लिख रहा हूँ कि आप क्या करें, आपके पास बैंक है उसमें से आप डिडक्ट कर देंगे 200, और दूसरे नंबर पर आपके पास जो एक्सपेंसेस हैं इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस लिख देंगे 200, वहां पर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा कि नेक्स्ट उसने कहा कि गुड्स कॉस्टिंग 500 लॉस्ट बाय फायर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दिस लॉस वाज नॉट इंश्योर्ड, ठीक है। अब देखें आपने गुड्स परचेज की और आपने उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा हुआ था, और बाद में वो क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आप क्या करेंगे इसका, पहले नंबर पर ये है कि आप गुड्स जो हैं वो उसमें आपने ट्रीटमेंट ही नहीं की हुई, ठीक है, ये होनी चाहिए थी एड परचेजेस में, ठीक है। और उसके बाद आप इसे परचेजेस में जाके ऐड कर देंगे, ठीक है, परचेजेस में ऐड हो जाएंगी, और जब आपका लॉस हो गया है तो फिर उसमें से परचेजेस में से भी ये माइनस हो जाएंगी और एक्सपेंसेस में आ जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपने ये रिकॉर्ड नहीं की पहले नंबर पर, तो आप इसे परचेजेस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, 500 को।
और फिर उसके नीचे आपने गुड्स लॉस्ट बाय फायर जो होंगे वो लिख देंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। वो 500 वहां से माइनस करके फिर आपने क्या कर देना है, एक्सपेंसेस में जाके लिख देना है, ठीक है। एक तो ये ट्रीटमेंट है। दूसरी ट्रीटमेंट ये है कि आप ऊपर ना ऐड करें ना लेस करें, उसको जाके एक्सपेंसेस में ट्वीट कर लें, क्योंकि आपका ये लॉस हो गया, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज अक्रूड है, ये आपकी नॉर्मल ट्रीटमेंट है। डेप्रिसिएशन भी नॉर्मल ट्रीटमेंट है, पहले में कॉस्ट पे है, ठीक है। और मोटर व्हीकल पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप लोगों के पास अब रह गया है बाद में एक क्वेश्चन 14.11 और 14.12, ठीक है। आप ये क्वेश्चन कर लें, इसमें कोई मसला हो मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह अब ये आपका क्लियर है एडजस्टमेंट्स वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। जो नेक्स्ट टाइम हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इसको कर देंगे। हाँ जी, लॉस जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके, देखें आपने सबने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों की पार्टिसिपेशन का थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह मंडे को होगी। तो अब मंडे तक आपने जितना पढ़ाया इस वीक वो आपने रिवाइज कर लेना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आपने कांटेक्ट कर लेना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरा बिजी स्केड्यूल होता है, मैं टाइम पे रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन बाद में मैं रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, फिर कोई मसला हो तो वो मैं करा दूंगा आपको उसमें एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट में ही अब आपको मसला होना है, बाकी तो माशाल्लाह आपने ठीक है आपका। तो नेक्स्ट मंडे से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।